एक शाम तुम्हारे नाम के 10 ताने नॉवेल्स वो कहकर बाहर निकल गए। उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया था। किसी भी इंसान को अर्श से फर्श पर गिरते देर नहीं लगती। वो अपना सच बयान करके माँ को थक गई थी, लेकिन वो सिर्फ माथा पीट रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया। वो बता बता कर थक गई थी। दो बार उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन कांपते हाथों से उसे दवाई खुद लेनी पड़ी। उसकी एक आह पर 70 लोग जो खड़े हो जाते थे। आज कोई ये भी उसे दवाई देने, उसका हाल पूछने या देखने के उसने नाश्ता किया या नहीं आया था। उसकी माँ बाप जिल्लत के शिकार हो रहे थे। माँ बार बार कह रही थी रूहान जान से मार देगा, और उसका सच दबाया जा रहा था क्योंकि लोगों ने बस उसके झूठ को सच मान लिया था। दादा जान ने बाहर अदालत लगा ली। वो कांप रही थी, जबकि माँ उससे परे धक्के कर उठकर बाहर फैसला सुनने आई। नवाज साहब जरा फखर से फूल कर बैठे थे कि अगर उनकी औरत भाग गई थी तो उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा खींच कर पाला था। बरसों बाद जैसे उनकी इज्जत भी बहाल हुई थी। वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठे थे, वरना ऐसी बदनामी सिर्फ उनके नसीब में आई थी। दादा जान ने सबको बुलाया तो लाउंज में सब चुपचाप बैठे उनकी शक्ल देख रहे थे। असफंदियार और रैन का रिश्ता कर रहे हैं हम। बख्तियार की दिली ख्वाहिश है अपने भाई से जुड़ने की, और नवाज ने भी दिल बड़ा करके अपनी बेटी का हाथ असफंदियार को देने का सोच लिया है। हम सभी इसके मशहूर हैं कि इसने हमारी इज्जत की लाज रखी। और सर झुकाए बोल रहे थे, शादी जैसे होना तय पाई है वैसे ही होगी। खानदान की थू हम और नहीं सह पाएंगे। वो बोले। धुन ने दरवाजा जोर से पकड़ लिया। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। उसके रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। इस बदबख्त को चुप कराओ। वो दहाड़े तो एकदम सन्नाटा छा गया। ये वो ही दादा था जो इस पर जान निसार करता था। धुन ने हिचकी ली और लोगों पर हाथ रख लिया। और उज़ैर मेरे बेटे, वो बेटे को देख रहे थे जो ऐसे बैठा था जिससे लूट गया हो। अब्बा जी, मैं इस नापाक को अपने घर में नहीं रखूंगा। इसका भी फैसला कर दें। उज़ैर ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। सबकी आंखें आंसू से तर हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है बाबा जान, मैं सच कह रही हूँ। आप लोग मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। धुन दौड़कर बाप के कदमों में बैठ गई। हट जाओ, हटा लो नाइला, इसे हटा लो। उज़ैर इसे परे धकेलते चिल्लाया। ये तुम्हारी तरबियत है, सिर्फ तुम्हारी। वो धाड़े। नायला मुंह पर दुपट्टा रखती रो रही थी। वो दादा जान के पास आ गई। दादा जान, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। आप कहें तो मैं कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ। तैमूर साहब ने लाठी उसकी कमर पर खींच मारी। एकदम सब सीधे हुए। बेजाद आगे बढ़ा। दादा जान, वो दंग निगाहों से देखने लगा। हम इसकी जान ले लेंगे। वो गुर्राए। इतनी मुकद्दस किताब को बीच में ला रही है नापाक बेगैरत। वो चिल्लाए। अब्बा जी, आप आराम से। रोहान लब भींचे खड़ा था। बेजाद ने उसे अपने नजदीक कर लिया। धुन हिचकियां लेती बेजाद को मिलाने की कोशिश करने लगी। बेजाद ने सर हिलाया। जाओ धुन कमरे में। वो नरमी से बोला। बेजाद भाई, इसे दफा करें यहाँ से। क्या आप रो रो कर तमाशा लगा रही है? वो तस्वीरें गवाह हैं इसकी बेहयाई की। रोहान भड़का। चुप रहना रोहान। वो घूरता टोक गया। रोहान ने गुस्से से बाहर निकल गया, बाइक निकाली और चला गया, जबकि उज़ैर बाप के पास आ गया। अब्बा जी, इसका भी फैसला कर दें। कौन ब्याहेगा इसे? कौन करेगा इससे शादी? अब्बा जी, मेरी इज्जत आपके हाथों में। खुदा रो कोई फैसला कर दें इसके लिए। वो रोने लगे। हमारे घर के मर्द नहीं करेंगे उज़ैर तुम्हारी बेटी से शादी। वो बोले, जबकि उज़ैर का दम घुटने लगा। नाइला उमैमा मुतवातर रो रही थी, और रोना तो ईशा को भी आया। सिर्फ नीलम थी जो मुस्कुरा रही थी। चांद का टुकड़ा। बदकिरदार, बदचलन, फहश। वो सर झटक गई। अच्छा हो रहा था उसके साथ। किसी फुटबॉल की तरह हर कोई उसे धक्का देता, खुद से दूर झटक देता। वो सिसक रही थी, हाथ जोड़ रही थी। वो अपनी बात बताना चाह रही थी, लेकिन ये फैसले हो रहे थे। किसी ने कोशिश न की कि उन तस्वीरों को देख ले। किसी ने कोशिश न की उससे सच पूछ ले। वो कोई उसके सच को सच समझने को तैयार ही न था। है हमारा एक दोस्त, उम्र बड़ी है, रंडवा है। बच्चे भी इस मनहूस जितने होंगे। करते हैं इससे बात। बस कर दें दादा जान, ये कैसा फैसला, मैं ये नहीं होने दूंगा। बेजाद तो उस नाइंसाफी पर मचल उठा। बेजाद, आपका मसला है ये? नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने आपको रात भी रोका था, बीच में मत बोलें। वो सबके सामने उसे झड़क गया। वो मुंह बनाकर दूर हो गई। हो जाती हैं गलतियां, इतनी सख्त सजाएं सुनाएंगे आप? हाँ, हमारे यहाँ गलतियों की माफी मौत की शक्ल में होती है। अच्छा, तो फिर आपको नवाज ताया को किसी कोठे वाली से ब्याह देना चाहिए था। बेजाद, वो धाड़े। दादाजान, आप कुछ भी कर लें, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। वो भी चिल्लाया। बेजाद, हट जाओ तुम। बख्तियार ने बेटे को रोका। बाबा, ये नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात करूंगा शामिर से। शामिर? बेजाद की बात पर सब एकदम चुप से हुए। हाँ, शामिर। वो करेगा धुन से शादी। बेजाद बोला। क्यों करेगा मेरा बेटा शादी? और वैसे भी अब्बा जी, आपको उसके मिजाजों का पता है। वो कहाँ किसी की सुनता है, और मैं अपने घर में ऐसी बहू नहीं लाऊंगा। नवाज बोले तो बेजाद को उनके गिरगिट की तरह बदलने पर हंसी आ गई। या तो उनके लिए काबिल नफरत दुनिया में शामिर के अलावा कोई नहीं।
अब वो उसके मिजाज गिनवा रहे थे। बस करें ताया जान, आपके घर से आपकी बीवी भागी थी, वो औरत तो रख ली थी आपने, जो आप पारसा न बने। दादा जान प्लीज मुझे एक बार कोशिश करने थे प्लीज। बहजाद दादा के आगे हाथ जोड़ गया। ठीक है, हो गई थी खता इससे, लेकिन ये जुल्म बहुत बड़ा था जो उसके साथ होने जा रहा था। अगर उसने इनकार कर दिया, जो कि वो करेगा ही, तो याद रखना बहजाद, ये हमारे घर से जाएगी। वो बोले तो बहजाद ने सर हिला दिया। कम से कम इसे एक मौका तो मिला था। असफंदियार की शादी की तैयारी धूमधाम से की जाएगी। हमारे पोते में कोई कमी न थी जो वो इतना बड़ा सितम सहे। वो कहते वहां से चले गए। जबकि सब ही रफ्ता रफ्ता चले गए तो वो एक बार फिर सोफे के पास टुकड़ी सिमटी पड़ी रह गई। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे उसके करीब आना जरूरी ना समझा। हुरैन हवाओं में उड़ रही थी। उफ, आप ही देखें, इसे कहते हैं दिल से दिल की राह। कितनी आराम से अल्लाह ने असफंदियार को मेरा कर दिया, क्योंकि इसे सिर्फ मेरा ही होना था। उफ, आप मैं बहुत खुश हूँ। वो सूख जोड़ा लिए झूम उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वर्दा ने कहा तो वो मुंह बना गई। आप इस तरह ना कहें, ये बहुत गलत बात है। वो मुंह बसूर कर बोली तो वो सर हिला गई। हाँ, शायद मैं गलत कह रही हूँ। अब धुन का कोई रास फाश हुआ है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। खुशी मुझे इस बात की है कि तुमने कुछ नहीं किया और किस्मत असफंदियार को तुम तक खुद ब खुद ले आई। वो प्यार से बोली। आप ही मैं पार्लर के लिए निकलती हूँ, आप भी सामान लेकर आए। वो बाहर निकल गई। ओके। वो मुस्कुराकर अपना सामान ले आई। वो दोनों खुश थी। उनके भाई ने उन दोनों के लिए आसान कर दिया था सब। वो दोनों ही मगन थी। हुरैन दुल्हन बनी तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। वर्दा ने इसकी नजर उतारी। बाहर खान खड़ा था, उन दोनों को लेने आया था। वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठे और हाल के लिए निकल गए। हाल में अलग ही खामोशी और सन्नाटा था। खानदान के लोग बातें कर रहे थे। घर वाले एक तरफ सिमटे खड़े थे ताकि उन्हें जवाब न देना पड़े किसी की बात का। और हुरैन महफिल में आई तो सबने उसकी सिम देखा। वो काफी खूबसूरत और खुश लग रही थी। इसका फोटो शूट या कोई रस्म ना हुई। तैमूर साहब ने जल्द अज जल्द निकाह का कहा, और जब निकाह नामे पर उसने असफंदियार की जोजियत में आने के लिए इकरार करके साइन किए, इस वक्त इसे अपना आप दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान का लग रहा था। वो बेहद खुश थी। असफंद ने खामोशी से साइन किया और खाना खुल गया। हुरैन बार बार असफंद को देखती जो चुपचाप बैठा था। जैसे बूतों, वो सर झटक गई। वो उसे अपनी तरफ माइल कर लेगी और वैसे भी धुन ने भी माइल ही किया होगा। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगी। वैसे एक बात कहूँ, पहले वाली जो दुल्हन थी उसकी बात ही क्या थी। ऐसी खूबसूरत गिलाफी आंखें, चांद सा चेहरा, ये भी ठीक है, लेकिन वो बहुत हसीन थी। उसके कानों में औरतों की आवाजें आने लगी। वो लब भींच गई, लेकिन उसने बुरा नहीं माना था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, बहुत बड़ा। रुखसती का शोर जल्द उठ गया था और रिनैन को नवाज ने असफंदियार के साथ रुखसत कर दिया। वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में घर को निकल गए। गाड़ियां तैमूर मंजिल के आगे रुकी तो तैमूर साहब ने सबको हुक्म दे दिया कि अपने अपने घर चले जाएं। और जावियार को ये बात बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि उनकी फैमिली ही एक्स्ट्रा थी। महरीन कुछ शर्मिंदा सी होती दोबारा गाड़ी में बैठ गई और जावियार गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ा गया। आपके बाप का दिमाग खराब है, उनकी इज्जत ना अब मुझसे नहीं होती। जावियार, महरीन टोक गई। वो परेशान है बेटे, तो सब पर अपनी परेशानी का बुखार उतारेंगे। अभी मुझे ना उन पर शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बोला तो वो चुप हो गई। तो उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। हुरैन का ख्वाब पूरा हो गया था। धुन की जगह वो खुद थी। वो आई तो उसने उतर कर धुन के कमरे की सिम देखा। वो जलती हुई आंखों से असफंद को देख रही थी। हुरैन को बुरा लगा। भला उसका हक बनता था उसे शिकवाकुन निगाहों से वो देखे। असफंद भी उसकी सिम देख रहा था। मालूम नहीं उस लम्हे असफंद को क्यों लगा कि वो कोई बड़ी खता तो नहीं कर बैठा। आगे चलो, तैमूर साहब गुस्से से बोले और सब दुल्हन को लेकर अंदर आ गए। उसकी कुछ खास रस्में नहीं हुई थी और सब ने उसे कमरे में पहुंचा दिया। वो तो दो बोल असफंद से ही मोहब्बत के बोलने को बेचैन थी। तभी उन बातों को फोकस नहीं किया। असफंद का दिल ही नहीं था वो कमरे में जाए। तभी वो टेरिस पर आ गया। अब तक तो उसका दिमाग माउफ हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब हुरैन उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, उसके दिलो दिमाग में फिक्र से बैठ गई। कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ। लेकिन वो तस्वीरें, उसने जेब में तलाशना चाहा लेकिन तस्वीर नहीं थी। मालूम नहीं किसके पास थी वो तस्वीर। वो आंखों से अंधा नहीं था, धुन ने उसे धोखा दिया था। वो अपनी तेजी से बहकती आंखों को साफ कर गया। मरे मरे कदमों से नीचे आया तो उमामा इसका इंतजार कर रही थी। जैसे उठकर उसके नजदीक आ गई। असफन, उसने बेटे के इशारे पर हाथ रखा और असफन माँ के गले लग गया। अम्मी, बहुत गिर गया, बहुत बुरा किया है धुन ने मेरे साथ, बहुत बुरा। वो रो पड़ा था, एक मजबूत मर्द होने के बावजूद। बेटे जो गुजर गया उसे भूलना पड़ेगा। नहीं अम्मी, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। दादा जान को भी अपनी मनमर्जी करने का शौक है। फौरन शादी करने से क्या मिल गया। ज़हनी तौर पर मैं अजीज से बाहर नहीं निकला और ये लड़की
जो मेरे कमरे में बैठा लड़की को मेरे कमरे में बिठा दिया और चिढ़कर बोला, ऐसे ना कहो सुन यार, अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है, सोचो उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं, इसे तो चंदा पता लगा कि इसकी एक ऐसे लड़के से शादी हो रही है जो किसी और से मोहब्बत करता है। इसका कोई जुर्म नहीं है। सब में वो बेचारी बाप के हुक्म पर सर झुका गई। असफन, वो पाक दामन है लड़की, वो तुमसे मोहब्बत करेगी, इसके जहन में कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ तुम हो। बस इतना तो सोचो, तुम्हें धुन को अपने दिमाग से निकालना होगा, और जब तुम निकाल लोगे तो तुम बेहतर महसूस करोगे, लेकिन उस लड़की के हकूक और फराइज से कोताही मत करना। वो प्यार से समझाने लगी। असफन सर हिला गया, वाकई हुरैन तो बेकसूर ही थी। जाओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, वो प्यार से बोली। तो वो गहरा सांस अंदर उतारता ही निगाह जलती आंखों से धुन के कमरे को देखता अपने कमरे में आ गया। हुरैन घूंघट चेहरे पर डाले सर झुकाए उसी के इंतजार में बैठी थी। क्या क्या नहीं सोचा था कि इस जगह धुन होगी। धुन को जब वो छुएगा, उससे पहली बार हक से हाथ लगाएगा, उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या होंगे, और उस वक्त वो खाली दिलो दिमाग से खड़ा हुरैन को जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जबरदस्ती जेब में हाथ डालकर जो धुन के लिए मुंह दिखाई खरीदी थी, खुद को जैसे जबरदस्ती कायल कर करके उसने डब्बा हुरैन के पास रख दिया। मुंह दिखाई है तुम्हारी, वो आहिस्ते से बोला, लेकिन आपने मेरा चेहरा नहीं देखा अभी तक, वो तुरंत बोली। असम उसके सामने बैठ गया, चेहरा हर एहसास से मबरा था। इसने उसके चेहरे पर से घूंघट हटाया तो हुरैन का सजा हुआ चेहरा उसके सामने था। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर उसके आगे बिना कुछ कहे डब्बा कर दिया। थैंक यू, वो मुस्कुरा दी और डब्बा खोला। उसमें सोने के कंगन थे, वो काफी खूबसूरत थे। वो खुशी का इजहार करने लगी, बहुत खूबसूरत है। वो बोली। असफंद उठने लगा, आप कहाँ हैं? वो इससे रोक गई। हुरैन, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर अभी फिलहाल हर जज्बा नया है, लेकिन तुम नावाकिफ नहीं हो धुन और मेरी मोहब्बत से। मैं अभी ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मुझे थोड़ा वक्त दो, वो संजीदगी से बोला। लेकिन धुन ने आपसे बेवफाई की है और मेरी जिंदगी में तो बस आप ही आए हैं। आप मुझसे अपना दुख बांट कर देखें, मैं आपके लिए खुद में वुसअत डाल लूंगी। हुरैन बोली तो असफर ने उसके सिम हैरानगी से देखा। तुम ये टूटे फूटे इंसान का क्या करोगी? वो इसकी आंखों में देखने लगा। मैं इससे बताऊंगी कि वो कितना खास है और अहम है किसी के लिए। उसका हाथ थाम गई। मैं जानती हूँ आप धुन की वजह से बहुत हर्ट हैं, लेकिन आप मुझसे अपना हर दुख हर खुशी शेयर करें तो हमारे रिश्ते को गुंजाइश मिल जाएगी। मैं आपसे कोई अपनी पहली रात का हक नहीं मांग रही, मैं तो आपका दुख बांटना चाहती हूँ। वो मोहब्बत से बोली तो असफन जो पहले ही बिखरा हुआ था, इस सहारे पर वजह से मोम हो गया। इसने हुरैन को बेसाख्ता साख्ता खुद में भींच लिया। हुरैन ने आंखें बंद कर लीं, सुकून सा महसूस हुआ था। ऐसा लगा जैसे हर शख्स मोहब्बत का गुन गा रहा है और इस गीत की आवाज़ सिर्फ हुरैन को सुनाई दे रही है। बहुत तकलीफ हो रही है यार, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने? वो बोला तो हुरैन उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी। वो आपके काबिल नहीं थी असवन, ये किस्मत में इसी तरह लिखा था, लेकिन वो ऐसी नहीं लगती थी, वो तो मुझे बस मेरी लगती थी। वो बेड पर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। हुरैन का दिल किया सारे आंसू खुद में भर ले। वो क्यों रोए? धुन के लिए। इसने झुककर असफन के गाल से आंसू अपने होठों से चुने। असफन एक लम्हे के लिए उसे देखता रह गया। असफन, आप बहुत कीमती हैं, आपके काबिल नहीं थी धुन। वो इसके बालों में सामने खड़ी हाथ फेरने लगी। असफन की आंखें बंद सी होने लगी, वो पीछे बेड पर लेट गया। हुरैन ने झुककर उसकी शेरवानी खुद अपने हाथों से खोली, उसके जूते उतारे और उसके पास बैठ गई। प्लीज ये सब चेंज कर लो, वो बंद आंखों से बोला। वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर 10 से 15 मिनट में वो अपने ऊपर से सारी ज्वेलरी उतारकर उसके पहलू में फिर से बैठ गई। उसे देखता रहा कि अचानक उसे लगा जैसे धुन हो उसके पास। हुरैन के चेहरे में उसे धुन दिखाई दे रही थी, जो मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। वो उसकी कमर में हाथ डाल गया। हुरैन के लिए ये एक-एक लम्हा खूबसूरत था। वो उसके पहलू में लेट गई। वो उसकी गर्दन पर होंठ रख चुका था। वो आंखें बंद करते उसके हर लम्स को महसूस कर रही थी। धुन, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी जान हो तुम। वो बेताबी से उस पर अपनी बेताबियां लुटाता खुमार में बोला। वो जो खुशफहमियों के समंदर में गोता जमती एकदम जैसे आकर पटकी। असफंद का चेहरा देखना चाहा, लेकिन असफंद उस पर मुकम्मल गलबा पा चुका था। उसके अंग अंग को धुन समझकर छू रहा था, प्यार कर रहा था, अपनी मोहब्बत धुन के लिए उसके कानों में उंडेल रहा था। उसके लब बस फड़फड़ाए, मैं हुरैन हूँ, लेकिन असफंद के कानों तक आवाज न गई। वो खुद में उसको भर चुका था, उसे अपनी बीवी बना चुका था, उसे वो एक हक और इख्तियार धुन समझकर दे चुका था, और सोने से पहले भी उसने धुन से वालेहाना इज़हार मोहब्बत किया था। टीआरपी चेक करें इसकी और मुझे बताएं कि नेक्स्ट गेस्ट कौन होगा।
سر ملک رضوان کو بلا لیتے ہیں، ان کے آنے کے بعد ٹی آر پی بہت اوپر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات کر لو ان سے۔ سر وہ عوامی خدمت کا ہی کہیں گے، آپ جانتے علاقائی الیکشن قریب ہیں، یہ نہایت بہت ٹاپک ہے۔ لوٹ مار پر بات کریں، عوام کو حکومت خواہ کیسے رہی ہے اس پر بات کرو۔ مجھے اسپائسی شو چاہیے، مجھے ہنگامہ چاہیے، مجھے چاہیے کہ لوگ شاہ نیوز کے بارے میں چرچا کریں، بھلے برائی میں کریں یا اچھائی میں۔ کلپس بنا کر شاہ نیوز کو وائرل کریں، مجھے عام شو نہیں چاہیے۔ وہ تو ٹوک بولا تو وہ لڑکا سر ہلا گیا۔ سر ہو جائے گا، جاؤ۔ میں کم ان سر؟ اس کی سیکرٹری اندر آئی۔ کم ان۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سر آپ سے ملنے کوئی بہزاد آفریدی آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ملنا ضروری ہے۔ بہزاد؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ اندر بھیج دو اور 2 کپ کافی بھیج دینا، وہ بولا تو وہ لڑکی سر ہلا کر باہر نکل گئی، اور اگلے 1 منٹ میں بہزاد اس کے کیبن میں آ گیا۔ کیسے ہو تم؟ بہزاد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں ٹھیک، خیریت؟ وہ ہاتھ ملاتا سوال کر گیا۔ بہزاد چیئر گھسیٹ کر بیٹھا، ابھی وہ کچھ بولتا کہ دروازہ بجا اور کافی بھی آ گئی، دونوں کی۔ شامل مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سن رہا ہوں، بولو۔ وہ کافی کا سپ بھرتا پوچھنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا پرسوں، تم اس سے باخبر ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہی تھا جب اس لڑکی کی بے حیائی کے قصے کھلے تھے۔ خیر، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ شانے اچکا گیا، جبکہ سپ وہ سانس لے رہا تھا۔ بہزاد لب بھینچ گیا۔ دادا جان نے حرین اور اسفند کی شادی طے کر دی تھی، دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ یہ مجھے پتا ہے، بہزاد اور میری بہن سے ہی ہوئی ہے، تو تم یہ بتانے آئے ہو مجھے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ دادا جان ایک اور فیصلہ کر رہے ہیں دھن کو لے کر، اور وہ یہ ہے کہ دادا جان اپنے دوست سے دھن کی شادی کر رہے ہیں، جس کے بچے دھن جتنے ہیں۔ ایک پل کے لیے شوق تو شامیر خود بھی ہوا تھا ان کے فیصلے پر، پھر لاپرواہ بن گیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ ان کی پوتی ہے، جو مرضی فیصلہ کریں۔ وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ شامیر، وہ لڑکی صرف 22 سال کی ہے۔ بہزاد، میں کیا کروں؟ اسے یہ رنگ رلیاں منانے سے پہلے سوچنا تھا۔ شامیر شانے اچکاتا بولا۔ یار، یہ ناانصافی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی اس بچی سے، لیکن اتنی خوفناک سزا نہیں بنتی۔ میں تو اس لڑکے کو ڈھونڈ رہا ہوں، ایک بار وہ مل جائے، لگتا ہے شہر سے ہی غائب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا دھن یہ سب کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو دکھ رہا ہو وہ سچ نہ ہو۔ بہزاد بولا تو شامیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ لڑکا تو اب کسی کو کبھی نہ ملتا، کیونکہ وہ اسے ملک سے باہر بھیج چکا تھا تاکہ حرین سکون کی زندگی گزار سکے۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ شامیر مدعے پر آیا۔ بہزاد کچھ دیر پیپر ویٹ کو گھڑتا رہا۔ شامیر، میرے بھائی، تم دھن سے نکاح کر لو۔ ایک صرف تم ہو اس وقت جو اس بیچاری بچی کی جان بچا سکتا ہے۔ باقی میں کس سے مدد مانگوں؟ شامیر کا کہکا بلند ہوا، اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور چیئر گھسیٹی۔ ویٹ مسٹر بہزاد، بالفرض مان لیتے ہیں دھن محترمہ کا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس پر لگے الزامات جھوٹے۔ میں ایک لمحے کے لیے تمہاری بات مان لیتا ہوں، تو کیا اسے اسفند سے محبت نہیں تھی؟ وہ ساری دنیا کو یوں ہی چھوڑ کر اسفند کے پاس نہیں بھاگی؟ اپنی سچائی بیان کرنے میں اپنی زندگی میں نمبر 2 پر کبھی نہیں جاؤں گا، تو بہتر ہوگا مجھ سے یہ خدمت خلق نہ مانگو۔ اوکے، تھینک یو فار یور ٹائم۔ وہ بولا جیسے بات ہی ختم کر دی ہو۔ شامیر، پلیز، بھلے صرف نکاح کر کے اسے وہیں رہنے دینا، تم اس سے کوئی تعلق نہ منانا، لیکن اس لڑکی پر ترس کھاؤ، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ تم دوسری شادی کر لینا، اپنی مرضی کی کر لینا۔ میں نے دادا جان سے صرف تمہارے لیے اجازت مانگی تھی۔ سب کو پتا ہے تم انکار کر دو گے، میں جانتا تھا تم انکار کر دو گے، لیکن پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس بچی پر اس ہونے والے ظلم کو بچا لو۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں یہ نکاح کاغذوں پر ہوگا، اور اس کے بعد دھن تمہارے سامنے بھی کبھی نہیں آئے گی۔ بہزاد نے منت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہزاد، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ شامیر نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔